गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 2 लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है एनी जंग। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अबाउट द ऑथर के बारे में पहले जान लेते हैं। एनी जंग का जन्म 1964 को हुआ राउरकेला में एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। और यह अपना बचपना और किशोरावस्था कहाँ गुजारी? हैदराबाद में। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यह एनी जंग दो जगहों से अपने एजुकेशन को प्राप्त की, हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। हर पेरेंट्स बोथ वेयर राइटर्स। उसके दोनों मम्मी पापा दोनों राइटर्स थे। एनी जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनी जंग अपना करियर को स्टार्ट की इंडिया में राइटर के रूप में। शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रोड। अब यह रही भी कॉलमनिस्ट के साथ साथ एडिटर भी इंडियन न्यूज़पेपर के साथ साथ एब्रोड न्यूज़पेपर के। एंड हैज ऑथर सेवरल बुक्स, और बहुत सारे किताबें भी लिखी। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring। यह जो चैप्टर है लोस्ट स्प्रिंग, यह एक बुक से लाया गया है और उस बुक का नाम भी द लोस्ट स्प्रिंग ही है, द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडेम द चिल्ड्रेन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस चैप्टर में यह एनी जंग एनालाइज की है, विश्लेषण की है उस ग्राइंडिंग पॉवर्टी को, उस ट्रेडिशन को जिसके कारण वहाँ के बच्चे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर में दो पार्ट है और इस वीडियो में मैं पार्ट नंबर 1 को कवर कर रहा हूँ। पार्ट 1 का नाम है समटाइम्स I find a rupee in the garbage। यदि इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कीजिएगा। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस, बिकॉज आई विल गिव यू द इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट्स to all types of students, whether you are a students of class 11th, class 12th, class 10th, even class 9th or any competitive exam. So dear students, dear friends, you don't forget to subscribe my channel. Why do you do this? चैप्टर को स्टार्ट किया जा रहा है। Why do you do this? तुम यह क्यों करते हो? I ask साहेब whom I encounter every morning scrounging for the gold in the garbage dumps of my neighborhood। मैं साहब से पूछता हूँ कि तुम यह क्यों करते हो, और इस साहब को मैं हर एक सुबह मिलती हूँ खोजते हुए गार्बेज डंप में गोल्ड बोले तो सिक्का वगैरह और इम्पोर्टेंट और प्रीशियस थिंग्स। कहाँ पे? गार्बेज डंप्स में। और यह कहाँ पे है गार्बेज डंप? तो जस्ट मेरे पड़ोस में। साहब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहब जो है अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका है आगे क्लियर होगा। इसका घर सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। इसका घर ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका में सिचुएटेड है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। और यह जो घर छोड़कर अभी आया है ढाका में, उसका मेमोरी इसको याद भी नहीं है कि मैं अपना घर ढाका में कब छोड़कर आया हूँ। देयर वेयर मेनी स्टॉर्म। बहुत सारे आंधी तूफान आए थे। देयर स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। और उस आंधी तूफान में उसका ढाका का जो ग्रीन फील्ड में घर था वह मतलब बर्बाद हो गया था और बह गया था। हिज मदर टेल्स हिम। उसकी माँ यह बताती है कि उसका घर बहुत पहले ढाका में
बर्बाद हो गया था आंधी तूफान के कारण, और साथ ही साथ फील्ड भी। दैट्स वाई, इसीलिए दे लेफ्ट, इसीलिए वे लोग ढाका छोड़ दिए। एंड लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बिग सिटी में गोल्ड और प्रीशियस थिंग्स खोजने के लिए इन लोग यहाँ पर आ गए। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पे वे लोग अब रहते हैं। तो इस जो सवाल पूछा गया कि वाई डू यू डू दिस, तो उसका जवाब साहब देता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ही मटर्स, वह बड़बड़ाता है, बोलता है। लुकिंग अवे, सामने की ओर दूर देखते हुए। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली, मैं बोलती हूँ उससे कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो दैट वॉइस मस्ट साउंड, मतलब मैं उसे बोला कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यह सोचते हुए कि जो मैं इसको सलाह दे रहा हूँ, सलाह कितना खोखला है। तो साहेब बोलता है देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई स्कूल बना देगा तब मैं स्कूल जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, तो मैंने उससे पूछा और पूछी कि यदि मैं स्कूल ओपन करूँगी तो क्या उस स्कूल में तुम आओगे पढ़ने। आई आस्क हाफ जोकिंग, मैं हाफ जोकिंग करते हुए उसे पूछी। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, तो वह हंसते हुए बोला कि हाँ क्यों नहीं, मैं अवश्य आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं देखता हूँ कि वह दौड़ते हुए मेरे तरफ और मेरे पास आया। एंड पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या मैम आपका स्कूल रेडी है। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से इम्बास्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वाज नॉट मीन्ड, मैं उसे बोला कि स्कूल बनने में बच्चा लेट लगता है, स्कूल 2 4 5 दिन में नहीं बनता है। और मैं यह बोलते हुए अपने आप में शर्मा रही थी, मैं लज्जित हो गई थी क्योंकि मैं जो उससे प्रोमिस की थी कि मैं स्कूल ओपन करूँगी तो तुम आओगे, मेरा कहने का मतलब यह नहीं था। मुझे लगा था कि यह शायद पूछने दोबारा नहीं आएगा। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन मेरा जो प्रोमिस था, मेरे जैसा प्रोमिस इसके इस तरह के ब्लिक वर्ल्ड में, दुख भरी दुनिया में, दुख भरी लाइफ में कितना प्रोमिस किया गया होगा और प्रोमिस को पूरा किया नहीं गया होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैं उसे उसका नाम पूछती हूँ। साहेब आलम ही अनाउंस, वह नाम बताता है कि माई नेम इज साहेब ए आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, और इस साहेब को साहेब ए आलम का नाम का मीनिंग भी पता नहीं है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यदि उसे पता होता कि साहेब आलम का मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक होता है, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो शायद वह उस नाम का मीनिंग के ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यहाँ तक कि वह अपने नाम से अनअवेयर है। ही रोम्स द स्टेट विथ हिज फ्रेंड्स, अपने वहाँ के गलियों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, जिन फ्रेंड के साथ वह घूमता है वहाँ के गलियों में, उनके फ्रेंड्स के साथ साथ वो भी, मतलब सब लोग खाली पैर होते हैं और सुबह पक्षियों के जैसे गलियों में प्रकट होते हैं, और जैसे ही दोपहर होता है गलियों से वहाँ पे गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, महीनों गुजर जाने के बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं एक एक करके सबको पहचानने लगी थी। उसके बाद क्या होता है, वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन,
मैं उन दोस्तों के साहेब के दोस्तों के ग्रुप में से एक से पूछती हूँ कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल क्यों नहीं है तुम्हारे पास। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो वह यूं ही जवाब देता है, पहनी हूँ, मैं चप्पल इसलिए नहीं पहना हूँ, मेरे पास चप्पल इसलिए नहीं है कि मेरी माँ सेल्फ से उतार कर दी नहीं है, मतलब मेरा जो चप्पल है सेल्फ में रखा हुआ है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एड्स अनदर। तो उसके बगल में जो दूसरा फ्रेंड है वह मतलब बिना पूछे बोलता है कि यदि इसकी माँ अलमारी से या सेल्फ से उतार कर इसको चप्पल दे दी होती तो यह लड़का अब तक मतलब चप्पल को फेंक दिया होता। और यह जो लड़का कमेंट करता है एक्स्ट्रा बिना पूछे बताता है, यह भी हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, यह भी एक जूता पहना तो है लेकिन जूता मैचिंग नहीं कर रहा है, मिसमैच है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, और जब उसके मिसमैच जूतों पर मैं कमेंट करती हूँ तो ही सफल से हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह अपने पैर को सफलिंग करता है, खिसकाता है और घसीटता है और कुछ बोलता नहीं है। आई वांट सोच सेज अ थर्ड बॉय, और वहाँ पर जो तीसरा लड़का है वह बोलता है कि मुझे जूता चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय, तीसरा लड़का बोलता है हु हैज नेवर ऑन अ पेयर ऑल हिज लाइफ, अब यह लड़का अपने लाइफ में एक जोड़ी जूता कभी नसीब में पाया नहीं है, वही बोलता है कि मुझे जूता चाहिए। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, मतलब पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए मैं बच्चों को बियरफुट चलते हुए देखी हूँ। ऑथर बोल रही है एनी जंग कि पूरे देश में घूमने के क्रम में मैं खाली पैर चलने वाले बच्चों को देखी हूँ, शहरों में, गांव के रोडों पर। और इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, और वे लोग खाली पैर चलते तो हैं, ऐसा ये नहीं है कि मतलब वे लोग पैसों के कमी के चलते खाली पैर चलते हैं, बट ट्रेडिशन, बल्कि उन लोग का एक परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, खाली पैर रहने का। इज वन एक्सप्लानेशन, वो भी एक एक्सप्लानेशन में एनी जंग को पता चल जाता है कि ये जो बच्चे हैं ना, जो गलियों में शहरों में घूमते हैं खाली पैर, वे लोग खाली पैर चलते तो हैं, घूमते तो हैं, ऐसा नहीं कि उन लोग के पास पैसा का दिक्कत है, बल्कि उन लोग के साथ एक परंपरा जुड़ा हुआ है और उस परंपरा को वे लोग कंटिन्यू बरकरार रखते हैं। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज ऑफ एक्सप्लेन अवे ऑफ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, और मैं यह देखकर सरप्राइज हो जाती हूँ, आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि उन लोग का एक बहाना होता है अपने परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी को दिखाने के लिए कि हम लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि हम लोग के पास जूता चप्पल होता नहीं है, बल्कि वे लोग के पास जूता चप्पल होने के बावजूद भी वे लोग जूता चप्पल पहनते नहीं हैं, ताकि उन लोग गरीबी का दिखावा करते हैं। स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक कहानी याद है जो एक व्यक्ति जो उडुपी से था एक बार मुझे बताया था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू अ स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एज अ यंग बॉय, जब वह यंग बॉय था तो वह मतलब एक स्कूल में जाता था, वो भी जाने के क्रम में उसे एक मंदिर से होकर गुजरना पड़ता था। वेयर हिज फादर वाज अ पेरिश, जहाँ पर जिस मंदिर से गुजरकर वह स्कूल जाता था उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, और वह लड़का मंदिर स्कूल जाने के क्रम में जिस मंदिर पे मतलब उसके पिताजी पुजारी होते थे उस मंदिर में रुकता था, मंदिर के पास रुकता था। एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, अब एक जोड़ी जूता के लिए प्रार्थना करता था। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद मैं उसके टाउन में और टेम्पल में विजिट किया, विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशंस। कहने का मतलब यह है कि जिस स्कूल में वह लड़का पढ़ने जाता था, पढ़ने जाने के क्रम में जिस रास्ते में मंदिर था जहाँ पे वो प्रार्थना करता था, उसके शहर में मैं 30 साल बाद गया तो मैं देखता हूँ कि उसका शहर, उसका मंदिर ड्राउन हो चुका है इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, मीन्स मंदिर पुराना हो चुका है,
वहाँ पे लोग मंदिर में आना जाना बंद कर चुके हैं। बोले तो एकांत में मंदिर सुनसान नजर आता है। वहाँ मैं 30 साल बाद गया। वहाँ मैं 30 साल बाद गया तो देखता हूँ, क्या देखता हूँ, इन द बैकयार्ड में वेयर लिव्ड द न्यू पेरिस्ट, अब नया पुजारी रहता है। देयर वेयर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पे रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं। और वहाँ पर ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का ग्रे यूनिफॉर्म में है, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, जो शूज और सॉक्स पहने हुए है। अराइव्ड पेंटिंग, वहाँ पर दौड़ते हुए पहुँचता है, और जब पहुँचता है तो उस समय वो हाँफ रहा होता है। एंड थ्री हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पे अपना स्कूल बैग को फेंकता है। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखने के बाद आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। उस लड़के को देखने के बाद मुझे याद आया वो दूसरा वाला लड़का जो देवी से प्रार्थना किया था, अंततः जब उसे एक पेयर जूता मिल चुका था। और प्रार्थना क्या किया था, प्रार्थना में क्या बोला था, लेट मी नेवर लूज देम, इसे कभी खोने नहीं दीजिएगा। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और ऐसा लगता है कि देवी उसके प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिए थे, ग्रांट कर दिए थे। एंड यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द पेरिस नाउ और शूज, अब इस यंग लड़का के जैसे और भी यंग लड़के जो थे पुजारियों के, उन लोग जूते तो पहनते थे, बट मेनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी बहुत सारे रैक पिकर्स थे जो मेरे पड़ोस में थे, अभी भी उन लोग के पास शूज नहीं था, अभी भी वे लोग बेयरफुट ही रहते थे। माई अक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरा जब उन बेयरफुट आर्मी बॉय से दोस्ती हुआ तो उन लोग के कारण मुझे सीमापुरी तक जाने का मौका मिला। अ प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, और यह दिल्ली के पेरीफेरी से माइल्स अवे है, मतलब कुछ दूरी पर है। और मेटाफोरिकली बोले तो, सिंबॉलिकली देखा जाए तो वह दिल्ली से बहुत दूरी पर है, लेकिन दिल्ली के जैसा वो नहीं है। दोज हु लिव हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। साहेब्स फैमिली इज एमंग देम, साहेब के फैमिली भी उनमें से एक हैं। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस, सीमापुरी उस समय विल्डरनेस था, मतलब उस समय पूरा एकदम सुनसान जंगली टाइप का एरिया था। इट स्टिल इज, यह अभी भी वैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब उतना सुनसान टाइप का एरिया नहीं है, अब वहाँ पे खालीपन नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, वहाँ पे मिट्टी से बना घर है। विथ रूफ ऑफ टीन एंड तरपॉलिन, वहाँ पर जो मिट्टी से बना हुआ घर है वहाँ पे जो छत है टीन का है और त्रिपाल का है। डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पे जितने भी मतलब मिट्टी से बना हुआ घर है वहाँ पे पानी निकासी का कोई मतलब ऑप्शन नहीं है। और उसी में लिव 10,000 रैक पिकर्स, वहीं पर 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे लोग यहाँ पे पिछले 30 सालों से रहते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी आइडेंटिटी और पहचान के। विदाउट परमिट्स, और बिना किसी परमिशन के। बट विथ राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उन लोग के पास राशन कार्ड है जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट में उन लोग का नाम है। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और उसके कारण उन लोग को फ्री में अनाज मिल जाता है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, भोजन
पहचान के मुकाबले ज़्यादा आवश्यकता है। इफ़ एट द end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in a tattered sari when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। अब यहाँ पर आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। जब एनिज जंग एक लेडीज से पूछती है जो फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी कि आप लोग ग्रीन फील्ड ढाका में जो था उसको क्यों छोड़कर आ गए, तो वह लेडीज बोलती है कि हम लोग उस जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे हम लोग को भोजन प्राप्त होता है। हम लोग पहचान के मोहताज नहीं है, पहचान से हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, बशर्ते हम लोग को भोजन मिले। हम लोग वैसे जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हम लोग को कम से कम भोजन प्राप्त होता है। जहाँ कहीं उन लोग को भोजन प्राप्त होता है, दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम, वहीं पर वे लोग अपना तंबू लगा देते हैं और वही तंबू उनका ट्रांजिट टेम्पररी घर हो जाता है। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसी में ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उन लोग के पार्टनर बनते हैं उन लोग के सर्वाइवल में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैक पिकिंग करना, मतलब कूड़ा कचरा का ढेर में कुछ चुनना। थ्रू द ईयर्स, बरसों से ऐसे कूड़ा कचरा में कुछ चुनते चुनते इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, उन लोग का यह एक फाइन आर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उन लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं रैक पिकिंग में। गार्बेज टू गोल्ड, गार्बेज उन लोगों के लिए सोना से कम नहीं होता है। इट इज देयर डेली ब्रेड, यह उनका डेली का रोजी रोटी होता है। अ रूफ ओवर देयर हेड, और उनके घर के ऊपर छत होता है, मतलब छत जैसा भी हो उनके ऊपर यह छत होता है, गार्बेज ही। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, यहाँ तक कि उनका घर लीक होते हुए छत लीकिंग रहता है फिर भी उस गार्बेज के कारण ही होता है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए इसे भी ज़्यादा कुछ और होता है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपीज नोट, साहब से, साहब का कहता है कि मैं कभी कभार 1 रुपये प्राप्त करता हूँ, यहाँ तक कि कभी कभार 10 के नोट भी मिल जाता है। हिज आई लाइटिंग अप, उसका आँख चमक उठता है 1 रुपये या 10 रुपये का नोट मिलने के बाद। व्हेन यू कैन फाइंड सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, और जब आप हीप ऑफ गार्बेज में कूड़ा कचरा के ढेर में सिल्वर का कॉइन खोज सकते हैं, तो यू कांट स्टॉप स्क्रॉचिंग, तो आप खोजना बंद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं बंद कर सकते हैं? फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और उम्मीद से खोजने लगते हैं कि शायद एक सिक्का मिला है तो और कुछ मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ के बच्चों के लिए गार्बेज में कुछ खोजना अलग मीनिंग होता है वहाँ के बड़ों के लिए, पेरेंट्स के लिए। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज रैप्ड इन वंडर, मतलब बच्चों के लिए वह एक तरह का खुशी होता है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए वो गार्बेज एक सर्वाइवल का माध्यम होता है। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैं देखता हूँ कि साहेब फेंस गेट के पास खड़ा है, वो भी नेबरहुड क्लब के पास। वाचिंग 2 यंग मैन, 2 यंग मैन को देख रहा है, ड्रेस्ड इन वाइट, जो वाइट ड्रेसअप में है, प्लेइंग टेनिस, और वाइट ड्रेस पहनकर टेनिस को खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, मुझे भी गेम पसंद है। ही हम्स, वह धीरे से बोलता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह फेंस के पीछे जब खड़ा होकर देख रहा है तो उसको देखने के हिसाब से लगता है
कि वो भी खेलना चाह रहा हो। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वह बोलता है कि मैं अंदर जाता हूँ जब अंदर कोई नहीं होता है तब। द गेटकीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, जब मैं अंदर जाता हूँ तो गेटकीपर जो है मुझे झूला पे झूलने देता है। साहेब टू एज वियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी एक टेनिस शूज पहने हुए हैं। दैट लुक स्टेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो कि उसके डिस्कलर हुए शर्ट और शॉर्ट्स पे मतलब क्या वो जूता मिस मैच लग रहा है, बिल्कुल अजीबो गरीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, बोलता है कि समवन गेव देम टू मी, यह जूता जो है ना कोई मुझे दिया है। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह समझाने के हिसाब से बोलता है कि यह जूता जो मेरे पास है ना वो कोई दिया है। द फैक्ट दैट द बॉय आर डिस्कार्डेड शूज, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, मतलब लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह है कि यह जो जूता इसको मिला है यह एक अमीर घराने के लड़के के द्वारा नकारा गया जूता है। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और वह अमीर क्लास का लड़का इस जूते को नकार दिया है इसलिए कि उस दोनों जूता में से एक जूता में क्या हो चुका है, होल हो चुका है। लेकिन डज नॉट बोदर हिम, लेकिन होल होने के बावजूद भी साहेब को वह जूता बोदरिंग परेशान नहीं कर रहा है। आगे बोला गया है फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, वह व्यक्ति जो बेयरफुट जो खाली पैर चलता हो, इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, यहाँ तक कि जूता उसको मिल जाए और एक जूता में होल भी है तो उसका सपना साकार होने के जैसा ही हो जाता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, अब देखिए जो खाली पैर चलता था उसको जूता मिल गया, सपना साकार हो गया, लेकिन वह जो मैच देख रहा है टेनिस का मैच, वह टेनिस का मैच उसके पहुंच से अभी भी क्या है, बाहर है। टेनिस मैच खेलने का सपना इसका कब पूरा होगा, गॉड नोज। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इस सुबह साहेब मिल्क बूथ के रास्ते पर है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर है, बोले तो केटली है। और आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, I now walk in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. जब मैं उससे पूछती हूँ कि तुम अब क्या करते हो, तू कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि मैं अब चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो डाउन द रोड है। He says pointing in the distance, और सामने दूरी पे डाउन द रोड की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वहाँ पे चाय की दुकान है, मैं वहीं पे अब काम करता हूँ। I am paid 800 रुपीज, अब मुझे 800 रुपये तनख्वाह दिया जाता है। एंड ऑल माई मील, और पूरा खाना पीना। डज ही लाइक द जॉब, मैं पूछती हूँ उसे कि क्या तुम अपना जॉब पसंद करते हो, तुम्हें जॉब अच्छा लगता है। तो आई आस्क हिज फेस, जैसे मैं पूछी तो उसका चेहरा जो था, आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैं देखता हूँ कि वह अपना केयर फ्री लुक जो था उसके चेहरे से क्या था, गायब था। अब वह टेंशन में हो गया था। द स्टील, क्यों टेंशन में हो गया, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स। कहने का मतलब है ओवर हिज शोल्डर्स, कहने का मतलब जो स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, स्टील का जो केटली होता है वह उसको भारी प्रतीत हो रहा है, देन द प्लास्टिक बैग, उसके अपना प्लास्टिक बैग से जिसे वह कैरी करता था बहुत आसानी से अपने कंधा पर रखकर। क्यों ऐसा होता था कि द बैग वाज हिज, क्योंकि बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, और कैनिस्टर उस व्यक्ति का है हु ऑन्स द टी शॉप, जिसका दुकान है। साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, कुल मिलाकर साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, अब इसीलिए वह केयरफ्री लुक जो था उसके चेहरे से गायब था, अब बेचारा टेंशन में रह रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, यह पार्ट 1
का लेसन लगभग फिनिश हुआ। अगला पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे मुकेश का कहानी आई वांट टू ड्राइव अ कार।